मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, गर मिल जाए दरिया तो समंदर की तलाश कर, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश कर। नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे। आइए हम लोग डेली की तरह सेशन की शुरुआत करें और आपके लिए दो शब्द यहां और सुंदर सा लिखा गया है। देखिए, खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावट से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू अपने जिद पर अड़ तो सही। मतलब आपने अपने लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है, सपना देखा है, उस सपने को साकार करने के लिए आपका जो संकल्प है उसे विकल्प के रूप में परिवर्तित नहीं होने देना है, निरंतर प्रयास करते रहना है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो यकीन मानिए सफल होने से आपको कोई रोकने वाला नहीं है। इसी क्रम में आपसे सिर्फ गुजारिश रहेगा कि आप सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहें। यह सेशन परीक्षाओं की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और देखें महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह सीरीज। देखिए, पहला दिया गया है, हाल ही में चर्चा में रहा रासायनिक युद्ध से पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस कब मनाया जाता है। यहां विकल्प हमारे जो दिए गए हैं, पहला 30 नवंबर, दूसरा 11 नवंबर, तीसरा 12 नवंबर, चौथा 19 नवंबर। यहां जो हमारा सही विकल्प है, विकल्प नंबर ए सही होगा। प्रत्येक वर्ष 30 नवंबर को रासायनिक युद्ध में पीड़ितों के लिए जो स्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है वह 30 नवंबर को मनाया जाता है। इसी क्रम में अगर हम बात करें कब से प्रारंभ किया गया है, तो 2005 से प्रारंभ किया गया है। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रारंभ किया गया है। अगर हम बात करें यहां कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जहां से प्रश्न पूछा जाता है, तो पहला प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है, हिरोशिमा दिवस। हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 6 अगस्त 1945 को यूएसए के द्वारा परमाणु घटना की जाती है। कहां पर, जापान के हिरोशिमा में, और इसे लिटिल बॉय के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें इससे 2 दिन बाद ही आपको याद रखना है 9 अगस्त को दूसरा परमाणु दुर्घटना की जाती है। वो कहां पर, नाकासाकी, जो कि कहां पर स्थित है, यह भी जापान का शहर है, यहां पर किया जाता है और इसका नाम रखा जाता है फैट मैन। अगर इसी क्रम में बात करें तो आपको ध्यान रखना है MIC गैस दुर्घटना ये कहां से संबंधित है, तो भोपाल से संबंधित है। और MIC का यहां मतलब है मिथाइल आइसोसाइनेट, जो है इसका फुल फॉर्म है। इसी गैस के रिसाव के कारण यह दुर्घटना हुई थी और इसे भोपाल गैस त्रस्ती के नाम से जाना जाता है। कब घटित हुआ था, तो दिवस आपको याद रखना है 3 दिसंबर 1984 को। इसी क्रम में आपको एक अन्य महत्वपूर्ण घटना याद रखना है। अगर बात की जाए चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना कब घटित हुआ था, तो आपको याद रखना है 26 अप्रैल 1986। कब, 1986 26 अप्रैल, जो कि कहां से संबंधित है, ये यूक्रेन से संबंधित है। और आपको याद रखना है यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीव जो है ये यूक्रेन की राजधानी है और यह नीपर नदी के तट पर स्थित है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। इसी क्रम में हम लोग महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में देख रहे हैं, तो हम लोग नवंबर माह के महत्वपूर्ण दिवसों को एक बार पुनः रिकॉल कर लें। तो आइए एक सूची के माध्यम से देखें। देखिए, पहला आपको ध्यान देना है कि 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 नवंबर की बात करें तो यहां पर आपको याद रखना है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 नवंबर की बात करें शिशु सुरक्षा दिवस, साथ ही साथ विश्व कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 नवंबर के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 नवंबर की बात करें तो बाल दिवस, विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही साथ 16 नवंबर की बात करें राष्ट्रीय प्रेस दिवस, 18 नवंबर की बात करें विश्व वयस्क दिवस, 19 नवंबर की बात करें विश्व नागरिक दिवस और विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 21 नवंबर की बात करें तो विश्व टेलीविजन दिवस और 26 नवंबर की बात करें
करें राष्ट्रीय कानून दिवस और संविधान दिवस, जबकि 30 नवंबर की बात करें झंडा दिवस। साथ ही साथ रासायनिक प्रयोग से मृत्यु जिनकी हुई है उनकी स्मृति में कौन सा दिवस, किस दिवस को मनाया जाता है, तो 30 नवंबर को मनाया जाता है। इसी क्रम में आपको 12 नवंबर याद रखना है, विश्व निमोनिया दिवस। विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। यह बच्चों में पाया जाता है और यह श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाली बीमारी है और यह फेफड़ों को प्रभावित करने वाली बीमारी के रूप में है। इसी क्रम में आइए हम लोग अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा कार्बन कैप्चर पर अध्ययन की रिपोर्ट किसने जारी किया है। अब यहां हमारे विकल्प जो दिए गए हैं, पहला देखिए, पहला दिया गया है गृह मंत्रालय, दूसरा नीति आयोग, तीसरा विदेश मंत्रालय, चौथा वित्त मंत्रालय। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर बी सही है। नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है कार्बन कैप्चर पर अध्ययन रिपोर्ट। अगर हम बात करें कार्बन कैप्चर की, तो अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़ रखा है कि COP 27 का आयोजन कहां किया जा रहा है, मिस्र में। COP 27 का आयोजन कहां किया गया है, तो यह मिस्र में किया गया है। इससे पहले COP 26 का आयोजन कहां किया गया था, तो यह ग्लासगो में किया गया था। और इसी COP 26 में भारत के द्वारा शुद्ध कार्बन उत्सर्जन होने का लक्ष्य कब तक का रखा गया था, तो 2070 का लक्ष्य रखा गया था। और इसी क्रम में जो तमाम सारी असुविधाएं हैं या इनके तमाम सारे पहलू हैं, उसी पर अध्ययन किया गया और इसकी रिपोर्ट के नाम का रखा गया कार्बन कैप्चर रखा गया, जो कि नीति आयोग के द्वारा क्या किया गया, प्रेषित किया गया। आपको याद रखना है। अगर हम बात करें नीति आयोग की, कि नीति आयोग का गठन कब किया गया था, तो आपको ध्यान रखना है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया जाता है। यह किसका स्थान लेता है, तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया जाता है। और पहले उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है, तो अरविंद पनगड़िया जी को नियुक्त किया जाता है। इसी क्रम में आप अध्यक्ष ध्यान रखें कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वर्तमान जो प्रधानमंत्री होते हैं यही नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। इसी क्रम में आपको याद रखना है सरकार का थिंक टैंक के नाम से किस संस्था को जाना जाता है, तो नीति आयोग को सरकार का थिंक टैंक के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो यहां इसके उपाध्यक्ष हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। किसे नियुक्त किया गया है, डॉक्टर सुमन बेरी। कौन है मित्रों, डॉक्टर सुमन बेरी हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, परमेश्वरन अय्यर हैं। इनको नीति आयोग के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अब यहां बात हो रही थी समिति से, आयोग से, तो कुछ महत्वपूर्ण समिति और आयोग एक सूची के माध्यम से आप ध्यान रखें, यह आपकी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए यहां दिया गया है आबिद हुसैन समिति, या किससे संबंधित है, तो यह लघु उद्योग से संबंधित है। 1995 में स्थापित किया गया था। मीरा सेठ समिति की बात करें, हाट करघा विकास समिति से संबंधित है और यह किससे, 1997 में। अगर बात करें महाजन समिति, तो चीनी उद्योग से संबंधित है, 1997 में स्थापित की जाती है। यस तारापोर समिति, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, रुपए की पूंजी खाते में परिवर्तनीयता जो है यह किससे संबंधित है, यस तारापोर समिति सी, और 1997 में स्थापित किया जाता है। वीएस व्यास समिति कृषि एवं ग्रामीण शाख विस्तार से संबंधित है, सन 2000 में स्थापित की जाती है। सुरेश तेंदुलकर समिति, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है, तो गरीबी से संबंधित है और यह 2005 में इसका गठन किया गया। अगर बात करें सच्चर समिति, तो मुस्लिमों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति पर अध्ययन किस समिति के द्वारा, यह सच्चर समिति के द्वारा, तो यह 2005 में इसकी स्थापना की जाती है। रंगराजन समिति की बात करें तो भुगतान संतुलन से संबंधित है, यह 1993 में। और डॉक्टर कीर्ति एस पारिख समिति की बात करें तो यह पेट्रोलियम उत्पादों के मूल प्रणाली पर सुझाव संबंधित है, जो कि 2013 में इसका गठन किया गया था। यह महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, आप इनको जरूर याद रखेंगे, यह आपकी परीक्षाओं में मददगार साबित होंगे। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हाल ही में सेबी ने अधिग्रहण नियमों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किसके आधार पर किया है। देखिए विकल्प हमारे जो दिए गए हैं, पहला पीयूष गोयल, दूसरा निर्मला सीतारमण, तीसरा एस जे वजीफदार है,
चौथा जो दिया गया है विनय मोहन क्वात्रा। यहां आपको ध्यान रखना है जो हमारा सही विकल्प है यस जे वजीफादार हैं और ये हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। अब ये सेवानिवृत्त हो गए हैं। अब इन्हीं को सेबी ने अधिग्रहण नियमों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन इन्हीं के आधार पर किया गया है। अगर हम बात करें यहां सेबी की तो यहां से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। पहला तो यही प्रश्न पूछा जाता है कि सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो आप ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को होता है। कब होता है? 12 अप्रैल 1988 को। अगर बात करें अधिनियम, किस अधिनियम के द्वारा इसे वैधानिक संस्था के रूप में परिवर्तित किया गया, तो आप याद रखेंगे अधिनियम 1992 बहुत महत्वपूर्ण है। अधिनियम 1992 के द्वारा वैधानिक संस्था के रूप में घोषित किया गया किसे? सेबी को। साथ ही साथ यहां अधिग्रहण नियमों का क्या आशय है, तो तमाम सारे जो नियम हैं या तमाम सारे जो वैश्विक व्यवहार की दृष्टिकोण है उसको सुगम और सरल बनाना जो है इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। इसी क्रम में आप एक महत्वपूर्ण प्रश्न को जरूर ध्यान रखेंगे कि सेबी की पहली महिला अध्यक्षा के रूप में नियुक्त की जाती हैं, उनका नाम क्या है, तो माधुरी पुरी बुच जो हैं ये सेबी की पहली महिला अध्यक्षा के रूप में नियुक्त की जाने वाली महिला के रूप में हैं। अगर हम बात करें हाल ही में कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हुई हैं उनको आपको जरूर रिकॉल रखना है। जैसे अगर पूछा जाए भारत के महान्यायवादी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है, तो आपको याद रखना है आर वेंकट रमणी जी को नियुक्त किया गया है। और भारत के महान्यायवादी किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 76 में। अगर बात किया जाए भारत के 14वें कैग के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आप याद रखेंगे अनुच्छेद, पहले याद रखेंगे अनुच्छेद 148 में कैग का वर्णन है। साथ ही साथ आपको याद रखना है गिरीश चंद्र मुर्मू जी जो हैं ये वर्तमान में भारत के कैग हैं, आपको याद रखना है। और क्रम कौन सा है? 14वां है। अगर हम बात करें हाल ही में भारत के प्रधान सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो आपको याद रखना है अजय कुमार सूद जी को नियुक्त किया गया है। इसी क्रम में सेबी का मुख्यालय भी ध्यान रखें, तो आपको ध्यान रखना है इसका मुख्यालय मुंबई, कहां स्थित है? मुंबई में स्थित है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में कि इसका कार्य क्या है, तो शेयर मार्केट का नियंत्रण या शेयर मार्केट पर नियंत्रण किस संस्थान के द्वारा किया जाता है, तो सेबी के द्वारा किया जाता है। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देखें। अगला है हाल ही में चर्चा में रहा अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में ICFT यूनेस्को गांधी पदक किस फिल्म को प्रदान किया गया। यह फिल्म से प्रश्न है और अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको विकल्प देखिए, पहला क्या है? पहला है शेरशाह, दूसरा है कोडा, तीसरा है द पावर ऑफ द डॉग, चौथा जो है ये नरगेसी है। क्या है? नरगेसी फिल्म है। और ये किस देश की है, तो ये ईरान की है। कहां की है? ईरान की फिल्म है, आपको याद रखना है। और हमारा विकल्प सही क्या है, तो यही नरगेसी फिल्म है। इसी को ICFT यूनेस्को गांधी पदक से सम्मानित किया गया है। अगर हम बात करें कि ये कौन सा अंतरराष्ट्रीय फिल्म का क्रम है, तो आपको याद रखना है ये 53वां अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन ये कहां किया जा रहा है, तो गोवा में किया जा रहा है। अब अगर हम बात करें यहां इस फिल्म के पुरस्कार से, तो जो ICFT यूनेस्को गांधी पदक है ये दिया गया है गेसी फिल्म जो ईरान की है। इसमें महात्मा गांधी के संबंधित आदर्शों को दर्शाया गया है और इसी कारण इसे इस फिल्म को पुरस्कारित किया गया है ICFT यूनेस्को गांधी पदक से। अभी हाल ही में हम लोगों ने पढ़ रखा है मित्रों, हाल ही में गांधी मंडेला शांति पुरस्कार किसे दिया गया है, तो तिब्बती धर्मगुरु जो है ये दलाई लामा, कौन है? दलाई लामा जी को दिया गया है, आपको याद रखना है। अगर इसी क्रम में पूछा जाए गांधी
शांति, गांधी शांति पुरस्कार संस्थान के रूप में किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रथम जो एनजीओ है इसको दिया गया है। कोविड काल में इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, निःशुल्क शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया है, इसी कारण इनको दिया गया है। अगर हम बात करें यहां पुनः रिकॉल कर लेते हैं, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये किसकी पुस्तक है? तो महात्मा गांधी की है। स्वराज और हरिजन, यंग इंडिया, ये सारी पुस्तकें और पत्रिकाएं किससे संबंधित है? तो महात्मा गांधी जी से संबंधित है। और हाल ही में गांधी मंडेला शांति पुरस्कार दलाई लामा, जो कि तिब्बती धर्मगुरु, बौद्ध धर्मगुरु हैं, इनको दिया गया। और गांधी शांति पुरस्कार संस्थान के रूप में किसे दिया गया है? तो ये प्रथम एनजीओ है, इसको दिया गया है। इसी क्रम में द पावर ऑफ डॉग को आपको याद रखना है। 75वां बाफ्टा पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया था? द पावर ऑफ द डॉग को दिया गया था। साथ ही साथ अगर बात की जाए 94वां ऑस्कर पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया था? तो कोडा फिल्म को। अगर बात करें फिल्म फेयर पुरस्कार, जो कि क्रम क्या है? 67वां है। इसमें बेस्ट फिल्म कौन चुना गया था? तो शेरशाह चुना गया था। और अभिनेता के बारे में बात करें तो रणवीर सिंह 83 के लिए, और अभिनेत्री के बारे में बात करें तो कीर्ति सेनन मिमी के लिए यह सम्मानित की गई थी। इसी क्रम में आपको दादा फाल्के पुरस्कार भी याद रखना है। यह किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो आशा पारेख। कौन? आशा पारेख को दिए जाने की घोषणा की गई है। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में आपको याद रखना है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, और यह क्रम कौन सा है? 68वां। कौन सा? 68वां। इसमें बेस्ट आपको याद रखना है अभिनेता के रूप में कौन? अजय देवगन। साथ ही साथ सूर्या को संयुक्त रूप से दिया गया। अजय देवगन की तानाजी अनसांग वॉरियर और सूर्या की सोरारई पोट्रू के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हाल ही में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड कहां पर स्थापित किया गया? तो देखिए विकल्प हमारे जो दिए गए हैं, पहला श्रीहरिकोटा, दूसरा चेन्नई, तीसरा मुंबई, चौथा भुवनेश्वर। यहां जो हमारा सही विकल्प है, विकल्प नंबर ये सही है। श्रीहरिकोटा में भारत का पहला निजी लॉन्च पैड स्थापित किया गया है। और यह कहां से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है, आपको याद रखना है। साथ ही साथ ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो इसरो के द्वारा स्थापित किया गया है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है। अगर हम बात करें पहले की, तो आपको ध्यान रखना है हाल ही में भारत का पहला रॉकेट, जिसका नाम रखा गया है विक्रम एस, को भी प्रारंभ किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है भारत का पहला निजी रॉकेट कौन है? तो ये विक्रम एस है। यहां विक्रम से संबंधित जो है, यह भारत के अंतरिक्ष विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? तो विक्रम साराभाई को जाना जाता है। इनके सम्मान में विक्रम शब्द जो है यहां से लिया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसरो की, तो यहां से बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। जैसे अगर पूछा जाए इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो आपको यहां ध्यान रखना है 15 अगस्त 1947 को इसरो की स्थापना होती है। अगर बात करें इसका मुख्यालय कहां है, तो बंगलुरु में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है? तो डॉक्टर शोभनाथ जो हैं, ये वर्तमान में इसरो के प्रमुख के रूप में हैं। आपको याद रखना है निसार उपग्रह किन किन अंतरिक्ष एजेंसियों का संयोग से बनाया गया है? तो आपको याद रखना है नासा और इसरो के सहयोग से कौन सा उपग्रह का निर्माण किया गया है? तो निसार उपग्रह का निर्माण किया गया है, जो कि चर्चा में है। साथ ही साथ आर्टेमिस आपको याद रखना है, ये किसका है? तो आपको याद रखना है ये आर्टेमिस जो है ये नासा का है। और आपको याद रखना है कि चंद्रमा में पुनः मनुष्यों को ले जाने के उद्देश्य से आर्टेमिस मिशन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो यह नासा के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसी क्रम में आपको हाल ही में याद रखना है आईएनएस विक्रांत के बारे में। यह भारत का पहला स्वदेशी पोतवाहक विमान कौन सा है? तो आईएनएस विक्रांत है। और किसके द्वारा बनाया गया है? तो कोच्चि शिपयार्ड के द्वारा बनाया गया। और इसे कब शामिल किया गया नौसेना में? तो 2 सितंबर को शामिल किया गया। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। यह भी आपको याद रखना है। हाल ही में चर्चा में रहा भारत
देश ने किस देश को $100 मिलियन का अनुदान राशि प्रदान किया है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं विकल्प हमारा जो है, पहला विकल्प हमारा श्रीलंका, दूसरा भूटान है, तीसरा नेपाल है, चौथा मालदीव है। यहां हमारा जो विकल्प सही है ये मालदीव सही है। कौन सा विकल्प? विकल्प नंबर डी सही है, मालदीव। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा मालदीव को $100 मिलियन भुगतान, अनुदान राशि का भुगतान किया गया है। क्योंकि यहां पर आपको ध्यान रखना है कि मालदीव जो है यह द्वीपीय देश है, द्वीपीय देश है। साथ ही साथ यहां पर आपको याद रखना है 3000 से अधिक द्वीपों का यह समूह है। और आपको यह भी याद रखना है कि एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो ये मालदीव है। और इसकी राजधानी क्या है? माले जो है मित्रों, इसकी राजधानी है। अगर बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में तो युद्धाभ्यास, एक्वेरियन युद्धाभ्यास भारत और मालदीव के बीच में होता है। एक प्रश्न और भी महत्वपूर्ण है, लक्षद्वीप और मालदीव को कौन सा चैनल अलग करता है? तो आपको याद रखना है 8 डिग्री चैनल जो है ये लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है। अगर हम बात करें यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो इब्राहिम मोहम्मद सोली हैं और हाल ही में ये भारत की यात्रा पर आए थे, यह भी आपको याद रखना है। अगर हम बात करें 76वें महासभा की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो अब्दुल्ला शाहिद के द्वारा किया गया था। और इनका संबंध कहां से है? मालदीव के वित्त मंत्री थे कौन? अब्दुल्ला शाहिद। इनके द्वारा 76वां महासभा का क्या किया गया था? अध्यक्षता किया गया था। इसी क्रम में अगले अन्य देशों के बारे में भी देख लें। अगर बात करें श्रीलंका की तो यहां भी हाल ही में स्थिरता, राजनीतिक स्थिरता देखी गई है। यहां के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश गुणवर्धने जी को यहां के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। साथ ही साथ अगर बात करें राष्ट्रपति के रूप में तो रानिल विक्रम को यहां के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। अगर हम बात करें भूटान की तो यहां की राजधानी क्या है? थिम्पू है। साथ ही साथ इसे लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें नेपाल की तो हाल ही में अंतरराष्ट्रीय चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में राजीव कुमार जी को नियुक्त किया गया था। किस देश के लिए? तो नेपाल के लिए। और यहां पर जो चुनाव हुए हैं, यहां के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा की जो पार्टी है पुनः जीत प्राप्त की है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है। अगर हम बात करें यहां श्रीलंका की तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो जयवर्धने पुरेकोट्टे है। और श्रीलंका साथ ही साथ मालदीव देश की मुख्य व्यवसाय क्या है? तो पर्यटन जी जो है यहां के मुख्य व्यवसाय हैं। और कोविड काल के कारण यहां पर व्यवसाय पर गहरा प्रभाव पड़ा है, के कारण इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो कमजोर पड़ गई है। इसी को उबारने के लिए भारत के द्वारा श्रीलंका को भी अनुदान दिया गया था, साथ ही साथ मालदीव को भी भारी अनुदान दिया गया है, आपको याद रखना है। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किए जाने की सिफारिश की गई है। यह किस देश में स्थित है? यह महत्वपूर्ण प्रश्न है और चर्चा में खूब बना रहता है। तो आपको याद रखना है न्यूजीलैंड पहला विकल्प दिया गया, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा अमेरिका, चौथा इटली। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा यह ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। और यह प्रवाल से बना विश्व का प्रवाल से बना विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जाना जाता है। इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? तो माउंट कोसिस्को जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है। और आपको याद रखना है यह प्रवाल के द्वारा बना है। यहां पर भारी नुकसान होने के कारण या प्रवाल का विवंचन होने के कारण यह चर्चा में रहा है। और इसको बचाए जाने या संरक्षित किए जाने की
का सिफारिश किया गया है और विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किए जाने की सिफारिश की गई है। इसी क्रम में ऑस्ट्रेलिया से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न पूछा जाता है कि जो 7 महाद्वीप हैं उनमें सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है ये 7 महाद्वीपों में सबसे छोटा महाद्वीप के रूप में है। जबकि सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो ये एशिया महाद्वीप है। कौन सा, एशिया महाद्वीप है। इसी क्रम में आपसे पूछा जाता है प्यासी भूमि, प्यासी भूमि का देश, कंगारुओं का देश। साथ ही साथ आपसे पूछा जाता है गोल्डन प्लीज के नाम से किस देश को जाना जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबरा जो है मित्रों ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। कालगुरली और कुलगार्डी, कालगुरली साथ ही साथ कालगुरडी ये सोने की खाने हैं। ये कहां पर स्थित हैं, तो इनका संबंध जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है। कहां से है, ऑस्ट्रेलिया से है। साथ ही साथ आपसे पूछा जाता है कि वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, कौन है, तो एंथोनी एल्बानीज जो है ये वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। अगर आप याद कर पा रहे हो तो राष्ट्रमंडल खेलों का 23वां संस्करण जो कि 2026 में इसका आयोजन किया जाएगा, यह कहां किया जाएगा, तो इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। अगर बात की जाए पांचवा क्वाड देशों की बैठक कहां बुलाई जाएगी, तो यह भी ऑस्ट्रेलिया में बुलाई जाएगी। इसी क्रम में आपको याद रखना है कि T20 वर्ल्ड कप का यह 8वां संस्करण था। इसका आयोजन कहां किया गया था, तो ऑस्ट्रेलिया में। और विजेता देश कौन रहा, तो इंग्लैंड दूसरी बार विजेता रहा और उप विजेता के रूप में कौन रहा, पाकिस्तान रहा। यहां से पूछा जाता है डाउन्स घास का मैदान कहां पाया जाता है, तो डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। अगर पूछा जाए कि चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है, तो विली के नाम से चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में जाना जाता है। आपसे पूछा जाए ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, ये मरुस्थल, गिब्सन, सिप्सन, ये मरुस्थल किस देश से संबंधित हैं, तो इन सारे मरुस्थलों का संबंध जो है ये ऑस्ट्रेलिया से है। आपको जरूर याद रखना है। इसी क्रम में आइए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखें। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय लूसोफोन महोत्सव का आयोजन कहां किया जाएगा, यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। लूसोफोन महोत्सव, तो देखिए विकल्प हमारे जो दिए गए हैं, पहला महाराष्ट्र, दूसरा गोवा, तीसरा राजस्थान, चौथा नई दिल्ली। यहां हमारा जो सही विकल्प होगा, विकल्प नंबर भी सही है, गोवा की राजधानी क्या है, पणजी है। अगर आप याद कर पा रहे हो तो जीएसटी संग्रहालय, भारत का पहला जीएसटी संग्रहालय की स्थापना की गई है। इसका नाम भी आपको जरूर याद रखना है, इसका नाम धरोहर है। क्या नाम है, धरोहर है। और कहां स्थापित किया गया है, तो पणजी में स्थापित किया गया है। अगर बात करें यहां पर गोवा से, तो इसके यहां के मुख्यमंत्री कौन है, तो यहां के मुख्यमंत्री जो हैं ये प्रमोद सावंत जी जो हैं गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में हैं। अब यहां हम उत्सव से बात करें, लूसोफोन महोत्सव का आशय क्या है, तो लूसोफोन महोत्सव ऐसे देशों में या ऐसे जगहों पर मनाया जाता है जो कि पहले पुर्तगालियों का उपनिवेश रहा हो, वहां पर यह उत्सव मनाया जाता है। अगर हम बात करें गोवा के बारे में, तो आपको ध्यान रखना है कि गोवा पुर्तगालियों से मुक्त कब कराया गया था, तो 1961 ईस्वी में ऑपरेशन विजय के आधार पर मुक्त कराया गया था। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाता है भारत में सबसे पहले आने वाले यूरोप कौन थे, तो पुर्तगाली थे। और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे, तो यह पुर्तगाली भी थे। इसी क्रम में अगर पूछा जाए भारत में सबसे कम जनसंख्या कम जनसंख्या कहां पर स्थित है, तो आपको याद रखना है ये गोवा में स्थित है, आपको याद रखना है। साथ ही साथ समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 44 में है। और भारत के किस राज्य में लागू है, तो एकमात्र राज्य जो है ये गोवा है, यहां पर सामान्य नागरिक संहिता लागू है। यह भी महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में है। पूछा जाता है गोवा की स्थापना कब हुई थी, या गोवा का
को राष्ट्रीय राज्य के रूप में कब घोषित किया गया था? तो 1987 गोवा का गठन जो है 1987 में हुआ था और 1961 में गोवा जो है यह पुर्तगालियों से आजाद हुआ था या पुर्तगालियों के निवेश से मुक्ति प्राप्त हुई थी गोवा को, यह भी याद रखना है। एक महोत्सव गोवा में मनाया जाता है सिग्मो महोत्सव। सिग्मो महोत्सव का संबंध कहां से है? तो यह गोवा से है और आपको याद रखना है यहां पर सिग्मो नामक जनजात पाई जाती है और इन्हीं के द्वारा सिग्मो महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 37वां राष्ट्रीय खेल जो कि 2023 में होगा, इसका आयोजन कहां किया जाएगा? तो गोवा में किया जाएगा। और हाल ही में अंडर 17 महिला फुटबॉल कप का आयोजन किया गया था। यहां पर आपको याद रखना है उड़ीसा, गोवा और नवी मुंबई में इसका आयोजन किया गया था। यह भी महत्वपूर्ण है और इसमें विजेता कौन रहा? तो आपको याद रखना है स्पेन जो है विजेता देश के रूप में रहा है। इसी क्रम में अगला देखें, हाल ही में भारत और किस देश की संयुक्त सेना के बीच हरी मऊ शक्ति 2022 का आयोजन किया गया? यहां देखिए, पहला दिया गया सिंगापुर, दूसरा इंडोनेशिया, तीसरा मलेशिया, चौथा जापान। यहां जो हमारा सही विकल्प होगा यह हरी मऊ 2022 भारत और मलेशिया के बीच में आयोजित किया गया है। यहां से एक प्रश्न और भी याद रखेंगे, उदार शक्ति युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच में आयोजित किया जाता है? तो भारत और मलेशिया के बीच में आयोजित किया जाता है। मलेशिया की राजधानी क्या है? कुआलालंपुर है, आपको याद रखना है। अगर बात करें सिंगापुर की तो भारत और सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच में सिम्बेक्स युद्धाभ्यास। और इंडोनेशिया की बात करें तो गरुण शक्ति युद्धाभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच में आयोजित किया जाता है। जापान के बारे में बात करें तो आपको याद रखना है जाईमैक्स युद्धाभ्यास, साथ ही साथ धर्म गार्जियन युद्धाभ्यास और मालाबार युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है भारत और जापान के बीच में। अगर आपसे पूछा जाए सूर्य किरण युद्धाभ्यास भारत और नेपाल के बीच में। अगर आपसे पूछ लिया जाए मित्र शक्ति साथ ही साथ स्लीनेक्स युद्धाभ्यास, ये किसके बीच में? तो भारत और श्रीलंका के बीच में। अगर पूछा जाए काजिंद युद्धाभ्यास की तो भारत और कजाकिस्तान के बीच में। अगर पूछा जाए खंजर युद्धाभ्यास के बारे में तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में। वज्र प्रहार की बात करें तो यूएसए और भारत के बीच में। साथ ही साथ एक युद्धाभ्यास है और टाइगर ट्रंप है। ये सारे युद्धाभ्यास जो हैं ये भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित किया जाता है। साथ ही साथ आपको अन्य के रूप में अगर बात करें तो बोंगो सागर और संप्रीति युद्धाभ्यास का आयोजन किसके साथ किया जाता है? तो ये बांग्लादेश और भारत के बीच में आयोजित किया जाता है। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इससे पहले देखिए कुछ महत्वपूर्ण आयोजन हुए हैं, उनको हम रिकॉल कर लेते हैं। हाल ही में आयोजित किए गए प्रमुख सम्मेलन की बात करें तो हिंद महासागर में रिम एसोसिएशन की मंत्रिपरिषद की बैठक बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित किया गया। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग की बात करें तो इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। G20 शिखर सम्मेलन की बात हम लोगों ने कई बार कर रखा है तो इंडोनेशिया के बाली में किया गया। COP27 का आयोजन इजिप्ट, जिसे मिस्र के नाम से जाना जाता है, इसकी राजधानी काहिरा है, यहां पर आयोजन किया गया। वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट का आयोजन लंदन में किया गया। इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया। और 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो कि फरवरी 2023 में आयोजित किया जाएगा, नाडी स्थान है फिजी में। फिजी की राजधानी क्या है? सुबा, यहां पर आयोजित किया जाएगा। आइए इसी क्रम में अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। हाल ही में कौन सा देश एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन महासभा 2022 की मेजबानी करेगा? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है।
यहाँ देखिए विकल्प हमारे दिए गए हैं, पहला भारत, दूसरा दक्षिण अफ्रीका, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा पेरिस। यहाँ जो हमारा सही विकल्प होगा ये भारत होगा। किसके द्वारा? भारत के द्वारा किया जाएगा। अब यहाँ देखिए एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, जिसकी अध्यक्षता 2022 में भारत के द्वारा की जाएगी। अगर हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण संस्थानों की जो कि भारत अध्यक्षता करने वाला है या भारत के द्वारा किया गया है, इसी क्रम में अगर हम बात करें ब्रिक्स देशों की 13वीं बैठक, ब्रिक्स देशों की 13वीं बैठक जो कि 2021 में आयोजित की जाती है, यह भारत में किया गया था। 14वां कहां किया गया था? तो चीन में। 15वां कहां किया जाएगा? तो दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा, यह भी याद रखना है। अगर हम बात करें G20 देशों की बैठक 2023 में कहां बुलाई जाएगी? तो यह भारत के जम्मू कश्मीर में बुलाया जाएगा। अगर बात करें SCO की बैठक 2023 में कहां बुलाई जाएगी? तो यह भारत में बुलाया जाएगा। साथ ही साथ आपको याद रखना है बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहां किया गया था? तो श्रीलंका के कोलंबो शहर में किया गया था। आपको ध्यान रखना है क्वाड देशों का चौथा बैठक कहां बुलाया गया था? जापान की राजधानी टोक्यो में। अभी हम लोगों ने बात कर रखा है कि 5वां बैठक कहां बुलाया जाएगा? तो 5वीं बैठक जो है ये ऑस्ट्रेलिया में बुलाई जाएगी। इसी क्रम में अगर हम बात करें हॉकी विश्व कप, हॉकी विश्व कप 2023, इसका आयोजन कहां किया जाएगा? उड़ीसा के बिरसा मुंडा स्टेडियम में किया जाएगा। साथ ही साथ 13वां पुरुष वर्ल्ड कप का आयोजन कहां किया जाएगा? क्रिकेट वर्ल्ड कप का, तो इसका आयोजन भी भारत में किया जाएगा, आपको याद रखना है। इसी क्रम में हम लोगों ने अभी हाल ही में देखा है अंडर 17 फुटबॉल महिला कप का आयोजन कहां किया गया था? तो भारत में किया गया था। साथ ही साथ विजेता टीम के रूप में कौन रहा? स्पेन रहा। इसी क्रम में अगर हम देखें ब्रिक्स देशों की 15वीं बैठक दक्षिण अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में क्वाड देशों की 5वीं बैठक की जाएगी और राष्ट्रमंडल का जो खेल 2026 में होगा ऑस्ट्रेलिया में होगा। और आपको याद रखना है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा? फ्रांस की राजधानी पेरिस में की जाएगी। और आपको याद रखना है यह क्रम कौन होगा? 33वां होगा। अगर हम बात करें 35वां जो कि 2032 में इसका आयोजन किया जाना है, यह कहां किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन किया जाना है जो कि 35वां क्रम में होगा। इसी क्रम में यह महत्वपूर्ण सीरीज यही समाप्त हो रही है और आपके लिए दो शब्द पुनः यहां लिखे गए हैं, योजनाएं केवल अच्छे इरादे हैं, जब तक उन्हें तुरंत कड़ी मेहनत में न बदला जाए तो ये योजनाएं ही योजनाएं रह जाती हैं। इसी क्रम में आपसे सिर्फ इतना गुजारिश है कि आप अपना और अपने परिवार का खूब ढेर सारा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।